Hello student, good evening to all. Now start. बोर में हमने आपको रेडियस एनर्जी वगैरह पढ़ा दिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट डाउन हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट डाउन हेडिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड देखेंगे और डी एक्साइटेड देखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होते हैं तो कौन कौन से रेडिएशन इमिट करेगा। तो राइट डाउन पॉइंट, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन हैज, राइट डाउन पॉइंट्स, द एटॉमिक स्ट्रक्चर the atomic spectrum of the atomic spectrum of hydrogen the atomic spectrum of hydrogen has been proved to be very helpful in development of atomic structure atomic spectrum of hydrogen has been proved to be very helpful in development of atomic structure. Next point है, when an electric discharge is passed through hydrogen gas, its molecule dissociated into hydrogen atom, नेक्स्ट पॉइंट ये है, एन एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम energetically excited hydrogen atom then emit electromagnetic radiation of
discrete frequency of discrete frequency. The spectrum obtained consists of large number of sharp line. The spectrum obtained consists of large number of sharp line. Each line correspond to a particular frequency. Of light emitted by hydrogen atom. The line of hydrogen atom are named after their discovered. Line in the emission spectrum of hydrogen present in ultraviolet visible and infrared region. तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद हम आगे। तो ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट्स, पहले राइटिंग स्टॉप कर लो, पहले ध्यान दो इधर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो लिसन हियर, atomic spectrum of hydrogen has been proved to be very helpful in development of atomic structure. तो जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा जो आगे अभी देखने वाले हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें हमें ये हेल्पफुल होगा बताने में, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड, जैसे हमने कंटेनर में क्या किया, हाइड्रोजन गैस को ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल पास्ड, इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड। तो जो ये हाइड्रोजन गैस है H2 गैस,
ये हाइड्रोजन गैस जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। तो डिसोसिएट होने का मतलब this hydrogen gas bond will be break and converted into hydrogen atom. That means molecules will be break and convert into hydrogen atom. Now we can say that this one is H2 and bond will be break and it will be converted into hydrogen. This one is H2, so this one is molecules. Then molecules will convert into atom. That means we can say that hydrogen molecules will dissociate and convert into atom after providing electric discharge. जब उसके अंदर हम करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने से ये हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वन इज आवर सेकेंड पॉइंट. Now third point, an energetic excited hydrogen atom. अब ये जो है इसको एक्साइटेड एटम बोला गया है, इसमें एनर्जी, क्योंकि इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट में पास करवाया है. तो ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, यानी इस हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. तो जो ये हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एन एनर्जेटिक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम देन इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हम इसके बारे में आगे डिस्कस और भी करेंगे. तो जो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अभी जंपिंग करेगा. जंपिंग का मीनिंग समझा रहा हूं. तो जब जंपिंग करेगा तो उसके जब जंपिंग करेगा एक्साइटेड होगा, और जब डी एक्साइटेड होगा तो उसमें एक रेडिएशन निकलेगा. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा और वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का होगा. जितने भी रेडिएशन होंगे, जैसे जंपिंग हुआ तो जंपिंग होने के बाद सब जितने भी लाइट इमिट होगा उस सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा. तो दिस वन इज पॉइंट नंबर 3. नाउ द स्पेक्ट्रम, अभी हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, ऑफ 10 कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शार्प लाइन. जो इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होता है आफ्टर जंपिंग, तो ये जंपिंग होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ शार्प लाइन हमें मिलता है स्पेक्ट्रम के अंदर. ईच लाइन correspond to a particular of light emitted by hydrogen atom. Each line correspond to a particular of light emitted by hydrogen atom. उस हाइड्रोजन एटम के द्वारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में पर्टिकुलर अलग अलग जो जितने भी रेडिएशन होंगे सबका अलग अलग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा. The line in the emission spectrum of hydrogen present in, अब वो जो इमिशन लाइट इमिट होगा उसमें अल्ट्रा वायलेट भी होता है, विजिबल भी होता है और इंफ्रा रेड भी होता है. तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देगा, विजिबल देगा और इंफ्रारेड देगा. तो राइटिंग पहले कंप्लीट करो आप इसको. राइटिंग कंप्लीट हो गया सबका? तो हमने यहां पर ऑर्बिट नंबर 1 लिखा हाइड्रोजन के लिए. यहां पर मान लो अभी इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1 और दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 2, n equal to 2. This one is orbit number 3, n equal to 3. This one is orbit number 4. तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हम ऑर्बिट जो है वो अलग अलग बनाएंगे. यानी हमारे को ऑर्बिट जो होगा इनफाइनाइट ऑर्बिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है. लेकिन किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं. n equal to 5, n equal to 6, this one is n equal to 7, this one is n equal to 8,
n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, और लास्ट वन मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस वन इज n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये हमें मान के चल रहा है कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं, ये इमेजिनरी है, तो हम कोई भी एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट मान सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि और इलेक्ट्रॉन्स केवल फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, लेकिन हम मानने के लिए इनफाइनाइट ऑर्बिट मान सकते हैं। ठीक है, तो मानने के लिए हम इनफाइनाइट ऑर्बिट हम एज्यूम कर सकते हैं किसी में भी। जैसे सोडियम में, तो सोडियम में ऐसा नहीं केवल 3 ऑर्बिट होता है कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 और 1, 3 ऑर्बिट में केवल इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन हम इनफाइनाइट ऑर्बिट एज्यूम कर सकते हैं, उसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पास कराया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मारता है। ठीक है, और ये जो होता है वो लोअर एनर्जी होता है, दिस वन इज लोअर एनर्जी। जो ऑर्बिट नंबर 1 होता है वो लोअर एनर्जी होता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी सबसे लोअर होता है। ठीक है, तो आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे एनर्जी किसका कितना होगा। तो ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी सबसे लोअर होता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है, तो ऑर्बिट नंबर 1 में है तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का इनफाइनाइट ऑर्बिट को ड्रॉ किया, और जो ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो हमने n इक्वल टू 1 में, यानी ग्राउंड स्टेट में हमने एज्यूम किया, और ये ग्राउंड स्टेट सबसे लोअर एनर्जी होता है। जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता चला जाता है। तो दो चीज ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सबसे लोअर होता है, और व्हेन ऑर्बिट विल बी इंक्रीज देन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, एंड दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। यानी ऑर्बिट नंबर 1 को हम ग्राउंड स्टेट का नाम देंगे। यानी अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एज्यूम किया है, ग्राउंड स्टेट में एज्यूम किया है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने अपने स्टेट में कहीं जंपिंग नहीं हुआ है तो दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं यहां से यहां चला गया जंप करके, क्योंकि इसने क्या किया है, एनर्जी को गेन किया है। तो जब एनर्जी को गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान के चलते हैं कि ऑर्बिट नंबर 2 में जंप करके चला गया, तो दिस वन इज लोअर एनर्जी और दिस वन विल बी हायर एनर्जी। तो एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए क्या वो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा। लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी वो लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, एनर्जी गेन करेगा। तो एक पहले ये ड्रॉ करने के पहले एक पॉइंट डाल के लिखना, राइट डाउन वन पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन वन पॉइंट, when an electron jump from lower energy state to higher energy state,
lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state, then it gain the energy, 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 and that is known as, and that is known as, and that is known as electron will be in excited state, electron will be in excited state, electron will be in excited state, electron will be in excited state। तो हमने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा यानी लोअर एनर्जी में होगा, और जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा यानी गेन करेगा, और इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, after excitation of electron, after excitation of electron, after excitation of electron, in few nanosecond, in few nanosecond, in few nanosecond, after excitation of electron in few nanosecond, electron will be de-excited, 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 and it release the energy, 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 and it रिलीज द एनर्जी। तो हमने दो केसेज बताया आपको, जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा और हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में गया है। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रह पाता है, मतलब फ्यू नैनो सेकेंड में ये वापिस चला आता है, और जब ये वापिस आएगा तो हम उसको बोलते हैं ये डी एक्साइटेड हो रहा है। यानी लोअर से हायर में जाना इज एक्साइटेड, और हायर से लोअर में आना इज नोन एज डी एक्साइटेड। तो वन टर्म इज एक्साइटेड एंड अनदर टर्म इज डी एक्साइटेड। यहां तक बताओ, एक्साइटेड और डी एक्साइटेड का मीनिंग सबको क्लियर हुआ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइटेड एंड डी एक्साइटेड? What is meaning of excited, Mihir? Okay. What is meaning of excited and de-excited? When electrons jump from lower energy to higher energy is known as excited.
and after few seconds it come back in lower energy state. That means higher energy to lower energy. This one is known as de-excitation. तो lower to higher and higher to lower, lower to higher and higher to lower. ओके ना? तो लोअर टू हायर इज एक्साइटेड एंड हायर टू लोअर इज डी एक्साइटेड. ओके, इन बोथ द केस लाइट इमिट रेडिएशन विल बी इमिटेड, बट हियर वी कैन ओनली ऑब्जर्व इन डी एक्साइटेड. हम केवल यहां रेडिएशन किसके बारे में देखेंगे? जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा तब. यानी हम तुम्हें दो टाइप की इमिशन पढ़ाए थे, एक एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था और एक इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था. दो स्पेक्ट्रम के बारे में, दो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि एक इमिशन स्पेक्ट्रम था और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था. बताया था ना दोनों. इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो हमने दो स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था. वन स्पेक्ट्रम इज इमिशन एंड अनदर स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन. तो जब लोअर से हायर में जाएगा एब्जॉर्प्शन होगा और हायर से जब लोअर में आएगा तो इमिशन होगा. ठीक है, तो हम केवल यहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे? केवल हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में केवल देखेंगे. तो दो तीन चीजें हमें जानना यहां जरूरी है कि हम ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो किसके लिए किया? हमने हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ किया है. और हमने मान लिया है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट है. इनफाइनाइट ऑर्बिट है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, और जितना लोअर ऑर्बिट होगा उतना ही उसका एनर्जी कम होगा, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा. थर्ड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और वहां पर जो हमें इमिशन दिखेगा वो इमिशन एब्जॉर्प्शन इमिशन होगा. और जब वो डी एक्साइटेड होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. उस केस में हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा करते हैं. तो हम यहां जो दिखाएंगे वो केवल इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे. ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाला नहीं देखेंगे, हम इमिशन देखेंगे. इमिशन में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? बोथ आर ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. तो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम यहां पर केवल और केवल इमिशन स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां ग्राउंड स्टेट में जंप करके यहां गया तो कुछ नैनो सेकंड के अंदर ये वापस चला आता है. अगर ये जंप करके यहां गया तो ये वापस यहां चला आएगा. ये जंप करके यहां गया तो फिर वापस यहां चला आएगा. ये जंप करके यहां गया तो वापस यहां चला आएगा. तो हम मान के चलते हैं कि वो पहले से जंप किया हुआ है. तो अगर जंप किया है तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से जंप करके n=1 में गया है. अब ये जब डी एक्साइटेड होगा तो यहां पर जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी n=2 से लेके n=1 में जब इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन होगा उस केस में एक लाइट इमिट होगा. उस केस में एक लाइट इमिट होगा और ये लाइट का फ्रीक्वेंसी हम बाद में मेजर करेंगे, बट ये एक रेडिएशन इमिट करेगा. ठीक है, अगर ये मान के चलते हैं तो बोर को क्या मिला? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 3 में है, पहले से वो जंप करके गया है और जब ये वापिस
ऑर्बिट नंबर 1 में चला आया तो यहां पर भी एक रेडिएशन मिलेगा। अब इस रेडिएशन का और इस रेडिएशन का दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा क्योंकि एनर्जी अलग अलग है। अगर मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके ऑर्बिट नंबर 4 में गया है तो यहां से जब डी एक्साइटेड होके जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एक अलग लाइट इमिट करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऑर्बिट नंबर 5 में गया है और ये जब डी एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये अलग एक रेडिएशन इमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां गया है तो ये एक लाइट जब वहां से डी एक्साइटेड होगा तो अलग लाइट इमिट करेगा। यहां पर आएगा तो अलग लाइट इमिट करेगा, यहां पे आएगा तो अलग लाइट इमिट करेगा, यहां पे आएगा तो अलग लाइट इमिट करेगा। तो हमने n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 में हमने जंपिंग करवाया, मतलब डी एक्साइटेड करवाया। 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में, 7 से 1 में, 8 से 1 में और इनफाइनाइट से 1 में हमने जंप करवाया। और जब इलेक्ट्रॉन इतने केसेज में जब डी एक्साइटेड हुए तो हर बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के वो रेडिएशन इमिट होता था। ठीक है, तो बोर ने इस रेडिएशन को नाम रख दिया बाल्मर सीरीज। इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। दिस वन इज नोन एज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो यहां से फ्रीक्वेंसी से यहां तक के, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर कहां आए, ग्राउंड स्टेट में आए, तो बोर ने उसको एक सीरीज का नाम दे दिया, यानी जो रेडिएशन इमिट हो रहा था उसको लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। एक्चुअली में लाइमन इसको दिया है, ठीक है, बट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करके गया था तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आए तो यहां पर डी एक्साइटेड होके यहां जंप करे, तो इसका जो रेडिएशन था वो अलग दिख रहा था। ऐसा भी हो सकता था कि जब डी एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में नहीं आके ऑर्बिट नंबर 2 में आए, ऑर्बिट नंबर 5 से लेके ऑर्बिट नंबर 2 में आए, ऑर्बिट नंबर 6 से जंप होके ऑर्बिट नंबर 2 में आए, ऑर्बिट नंबर 7 से जंप होके ऑर्बिट नंबर 2 में आए, ऑर्बिट नंबर 8 से डी एक्साइटेड होके 2 में आए, इनफाइनाइट से जंप करके 2 में आए। यानी जब जब ये डी एक्साइटेड होगा हर बार क्या होगा, अलग टाइप का एक फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, अलग टाइप का एक फ्रीक्वेंसी इमिट होगा। जितना बार डी एक्साइटेड होगा उतना बार अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी होगा और इस सीरीज को बाल्मर सीरीज के नाम से जाना जाता है, बाल्मर सीरीज। तो इसको बाल्मर सीरीज के नाम से जाना जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी डी एक्साइटेड होके कहां आए, ऑर्बिट नंबर 2 में आए, तो दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज, दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होके यहां से ये ऑर्बिट नंबर 3 में आए, यहां से डी एक्साइटेड होके ऑर्बिट नंबर 3 में आए, यहां से डी एक्साइटेड होके ऑर्बिट नंबर 3 में आए, यहां से डी एक्साइटेड होके ऑर्बिट नंबर 3 में आए। यानी कहीं से भी डी एक्साइटेड होके कहां आए, ऑर्बिट नंबर 3 में आए, यहां से डी एक्साइटेड होके ऑर्बिट नंबर 3 में आए।
तो कहीं से भी डी एक्साइटेड होके अगर ऑर्बिट नंबर 3 में आता है तो हर बार एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इमिट होगा और इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, दैट इज नोन एज पाश्चन सीरीज। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन will be de-excited and come to orbit number 3, then that is known as Paschen series. When electron jump and come to orbit number 2, that is known as Balmer series. When electron de-excited and come to orbit number 1, that is known as Lyman series. तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और पाश्चन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट है if electron will jump and de-excited and come to orbit number 4, if he will be de-excited 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4 and infinite to 4. When electron de-excited and come to orbit number 4, then it is known as bracket series, bracket series. It is known as bracket series. तो कहीं से भी जंप होके ऑर्बिट नंबर अगर 4 में आए तो उसको हम ब्रैकेट सीरीज के नाम से जानते हैं। तो पहले इतना सीरीज हम देख लेते हैं। एक और है पी फंड सीरीज, तो ये यहां पर आएगा, उसको भी ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी जंप होके ऑर्बिट नंबर 5 में आए तो दैट इज नोन एज पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, दैट इज नोन एज पी फंड सीरीज। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान देना। ये सब चीजें हम क्या देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी लोअर से हायर में जब जाता है, जब डी एक्साइटेड होता है, क्योंकि एक्साइटेशन के बाद एट ए टाइम इन ए फ्यू नैनो सेकेंड में ये तुरंत वापस आ जाता है। जब अब इसका एक सीरीज बनाया गया कि कहीं से भी डी एक्साइटेशन हो और ग्राउंड स्टेट में आए, कहीं से भी डी एक्साइटेशन हो और ग्राउंड स्टेट में और ऑर्बिट नंबर 1 में आए, तो जितना बार डी एक्साइटेशन होगा उतना बार अलग अलग टाइप के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यहां से इमिट होगा। और n इक्वल टू 2 to 1 और n इक्वल टू इंफिनिटी टू 1, इसको एक सीरीज बोल दिया गया और इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। इफ एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन विल बी, कहीं से भी डी एक्साइट होके ऑर्बिट नंबर 2 में आए तो दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज, दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। तो आफ्टर डी एक्साइटेशन इफ विल कम बैक इन ऑर्बिट नंबर 2, दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। फर्स्ट बाल्मर सीरीज, ये सब फर्स्ट और लास्ट लाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिस वन इज फर्स्ट लाइन 3 to 2 और दिस वन इज लास्ट लाइन। तो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जितना बार ये रेडिएशन होगा उतना बार अलग अलग टाइप के लाइट इमिट करेगा। सेम टू सेम पाश्चन, कहीं से भी जंप हो अगर ऑर्बिट नंबर 3 में आए तो दैट इज नोन एज पाश्चन सीरीज। दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज और दिस वन इज लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी जंप होके आए और n इक्वल टू 4 में आए, दैट इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी जंप होके आए और n इक्वल टू 5 में आए, दैट इज नोन एज पी फंड सीरीज। और हर बार अलग अलग रेडिएशन का लाइट इमिट होगा। और ये जो लाइट है, जो लाइमन सीरीज होता है, ठीक है, जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। हमने फ्रीक्वेंसी का रेंज लिखवाया था, तो जो लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था तो उस समय लिखवाया था कि ये रेडिएशन यहाँ पर है, अल्ट्रा वायलेट यहाँ है, विजिबल यहाँ है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है।
तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। और अल्ट्रा, इसमें लाइबॉन को हम बोलते हैं कि ये यूवी लाइट है, मतलब अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जितना भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जितना भी लेमडा मिलेगा, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के रेंज में आएगा। ये अल्ट्रा वायलेट हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है। दिस वन इज इनविजिबल। और जो बाल्मर सीरीज होता है ये हमें विजिबल रेंज में आता है, यानी जितना भी इसका लेमडा आएगा वो विजिबल रेंज के अंदर आएगा। विजिबल रेंज, विजिबल रेडिएशन, ये विजिबल रेडिएशन के अंदर आता है। और यहां पर ये और ये इंफ्रारेड रेडिएशन के रेंज में आता है। तो डेट विल बी दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन के रेंज में आता है। That means after the excitation of electron, it will be emitted different type of frequency, and in Lyman series जो होता है, इसीलिए अलग अलग रेंज बना के सीरीज बना के दिया गया है। जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के रेंज में आता है, यानी यहां पर जो लेमडा आएगा उस लेमडा का जो वैल्यू होता है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में जो रेंज होता है लेमडा का, वो लेमडा इसके अंदर होता है, मतलब ये इसका रेंज इससे मिल जाएगा। बाल्मर सीरीज में विजिबल रेडिएशन के बराबर होता है। पार्सन, ब्रैकेट एंड पी फंड में इंफ्रारेड रेंज के बीच में आता है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अभी इसमें और अभी बात करेंगे, इसमें हम अभी लेमडा वगैरह जितना भी लाइट इमिट हुआ है उस सबका हम लेमडा निकालेंगे। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। तो फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, ये सब हम आगे बात करेंगे। अभी तक मेरे को बताओ, इतना समझ में आया सबको कि ये हम स्पेक्ट्रम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये ब्रैकेट सीरीज क्या है, कब लाइट इमिट होगा, कब लाइट इमिट नहीं होगा, कौन सा, कहां से जंपिंग को कौन सा सीरीज बोलेंगे, ये सबको क्लियर हुआ? यस और नो? ये सबको क्लियर हो गया?